तो एटॉमिक मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन बहेगा, देखिए कोई भी वायर है, अगर वायर में इलेक्ट्रॉन बहेगा तो उसमें करंट बहेगा। अगर उसमें करंट बहेगा तो क्या होगा? उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसमें किसी को दिक्कत है? करंट के बहने से, करंट के फ्लो से हम सॉरी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमारा करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट फ्लो होगा, और करंट के फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, हम लोग ने क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़े थे कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह का पढ़े थे। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 1 8 एक और लगता है। तो क्या होता है? सब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। तो जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। तो हमारे एटम में, कोई भी एटम हो, कोई कुर्सी हो, चाहे टेबल हो, सब क्या चीज से बना होता है? एटम से बना होता है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, सबको पता है। अब एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो रुका हुआ नहीं होता है, वो मूव करते रहता है। अब मूव इस तरह से करता है, उसके बारे में किसने जानकारी दिया था? भोर साहब ने कहा था। तो भोर साहब ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से चारों तरफ इस तरह से घूमता है कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, तो इसमें कोई भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए जो है हमारा एटम स्टेबल होता है। अगर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा तो मैक्सवेल के अनुसार क्या होगा कि वो 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर ही हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। हम देखते हैं कुर्सी जो है, कल भी आपके यहाँ कुर्सी था, आपके आज भी आपके यहाँ कुर्सी है, और मैक्सवेल साहब कहते हैं 10⁻⁸ सेकेंड में वो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका कुर्सी सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। आपके घर के आसपास जितनी भी वस्तु है वो 10⁻⁸ सेकेंड में डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हाँ, 60-2 साल में कुर्सी पुराना हो जाता है, बैठोगे टूट जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, फिर भी वो कुर्सी ही रहती है। तो एटम जो स्टेबल होता है, किसी भी मटेरियल का एटम स्टेबल होता है। तो उसके बारे में बोर साहब ने ये ना कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से घूमता है कि वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करता। तो आपकी तो इसमें जो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है। और उसने क्या कहा था, जो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? NH/2π के बराबर होगा। ओके, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखिए, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, जब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। इतनी सारी चीज़ों को समझिए। तो अब इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ओके, तो हम करंट का मान कितना पढ़े हैं? QT। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक बार में जब घूमेगा चारों तरफ, तब वो उसका टाइम कितना होगा बता, तो एक टाइम पीरियड होगा। यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या पुट करेंगे? टाइम पीरियड, कैपिटल T। और क्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। ओके, अब बताइए टाइम पीरियड का मान क्या होता है? यहाँ बताया था ना आपको, टाइम पीरियड होता है 2πr/b। इतने ने बताए थे। और R का मान कितना बताए थे पिछले क्लास में? mv/qb।
इतने ना बताए थे, तो हमारा बी से बी कट गया, ये एम है, छोट मास है। तो हमारा मान कितना आया था 2πm/qv। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज की जगह पे E और B, ये ना पुट करेंगे टाइम पीरियड का मान। यहाँ पे टाइम पीरियड का मान पुट कीजिए। ऊपर में चार्ज है और नीचे में क्या है 2πme, ऊपर चल जाएगा तो EB हो जाएगा। तो हमारा करंट का मान कितना आ गया 2πme नीचे आया और ऊपर में EB। तो हमारा करंट का जो मान आ गया वो नेक्स्ट कितना आ गया E²B/2πme, E²B/2πme, E²B/2πme। ये हमारा करंट आ गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके कारण जो हमारा करंट आएगा वो कितना आएगा E²B/2πme। एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे किसी को दिक्कत? हम धीरे धीरे पढ़ा रहे इसलिए क्योंकि यह टॉपिक ना लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए कल हम क्या पढ़े थे, मैटिक मोमेंट का मान कितना पढ़े थे NIA। ओके, कल हम लोगों ने मैटिक मोमेंट का मान कितना पढ़ा था NIA पढ़ा था, और हमारा एंगुलर मोमेंटम का मान कितना होता है MVR इक्वल टू NS/2π। MVR होता है थ्रू द मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के द्वारा जो होगा एंगुलर मोमेंटम का मान होता है MVR होता है, और NS/2π किसके कारण होता है हमारा भोर साहब के कारण होता है। ओके, ओके। अब देखिए इसमें दोनों का रेशियो क्या होगा, मैं एम का मान और एन के मान में रेशियो क्या होगा आपसे जब पूछेगा M/N का रेशियो बहुत बार पूछा है, मैटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। तो देखिए हमेशा यही पूछा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा मैटिक मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का। तो देखिए यहाँ से हमको कुछ इस फॉर्म में आएंगे कि ये हमारा मान इतना आ जाए। ये नहीं
और इसका मान है ना आपको Q/2m, इसका मान जो होता है Q/2m होता है। अब Q/2m कैसे होगा, देखिए मैट्रिक मोमेंट का नाम मान कीजिए NI है, मैट्रिक मोमेंट का मान पुट के NIA, और एंगुलर मोमेंट का मान कितना होगा MBR। ओके, अब देखिए MBR आ गया इसका मान, तो यहाँ से हमारा I का मान कितना था, पीछे हम जो I का मान निकाले थे कितना निकालते हैं E² B/2πm, E² B/2πm, E² B/2πm, ये हमारा ये हुआ, एरिया इसका क्या हुआ A, और नीचे क्या है हमारा MVR, हमारा एंगुलर मोमेंटम का मान कितना MVR है, ये इसका मान पुट कर दिया हम, I का मान ये पुट किए, ये हमारा एरिया। तो एरिया किसी भी सर्कुलर एरिया में एरिया का कितना होगा πr², इसका जो एरिया है वो कितना होगा πr² होगा, और यहाँ से हमको B को हटाना है। देखिए B का मान यहाँ पे कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर वायर में कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान, कोई भी करंट इसमें इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से इसमें जो होता है, इसमें जो करंट का मान कितना होगा μ0I/2R, सर्कुलर रूप में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान इसमें आता था। ओके, अब देखिए I का मान कितना होगा, यहाँ पे I का मान कितना होगा Q=IT, Q= हमारा IT होता है, जनरल बात है, तो I का मान कितना हो जाएगा Q/T। ओके, यहाँ पे क्या पुट करते थे Q/T, यहाँ पे Q का मान क्या पुट करेंगे E पुट करेंगे, और यहाँ पे टाइम का मान कितना पुट करेंगे, यहाँ पे टाइम का मान पुट करेंगे T, तो यहाँ पे हमारा मान आ गया μ0/2R, और I का मान पुट किए E/T। ओके, ये हमारा आ गया इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का मान। अब देखिए इस टाइम पीरियड को किस तरह से हटाएंगे, हमारा टाइम पीरियड का मान पीछे कितना आया था, टाइम पीरियड का मान 2πm, टाइम पीरियड का मान तो हम निकाल लिए थे, और इसमें तो फ्रीक्वेंसी का मान था वो कितना था, नहीं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान इसमें इतना आएगा, और या फिर इसको दूसरे रूप में लिखेंगे μ0EF/2R, और इसमें फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा,
नॉट ई ओमेगा। सही, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अब देखिए, हमारा जो मैट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका मान कितना होता है हमारा आई ए, और नंबर ऑफ मेन जनरली होता है एन आई ए, और जब नंबर ऑफ टर्न जो होगा 1 होगा, एन का मान अगर 1 होगा तो हमारा मैट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा आई ए। जब हमारा मैट्रिक डायपोल मोमेंट आई ए आ गया और यहाँ पे, तो हम इसका मान क्या पुट कर सकते हैं, आई का मान क्या पुट कर सकते हैं, ई इंटू एफ, ई इंटू एफ, देखिए पीछे लगाया था ई इंटू एफ, यहाँ पे जो आई का मान पुट किया कितना पुट किया, ई इंटू एफ पुट किए थे, तो यहाँ पे हमारा आई का मान पुट ई इंटू एफ, और एरिया कितना होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसका मान हमारा कितना आ गया, ई पाई आर स्क्वायर बाय टी। ओके, ये हमारा आ गया मैट्रिक डायपोल मोमेंट। मैट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आ गया, ई पाई स्क्वायर बाय टी। अब देखिए 2 से ऊपर भी गुना कीजिए, 2 से नीचे भी गुना कीजिए। ओके, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, ई 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टी, और 1/2 को कॉमन कर लीजिए। देखिए 2 पाई बाई टी का मान हमारा कितना होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है 2 पाई बाई टी, तो हमारा मैट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आ गया 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। हमारा मैट्रिक डायपोल मोमेंट का मान आ गया ई ओमेगा बाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा मैट्रिक डायपोल मोमेंट। किसी भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी जो ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो इसका मान इतना आएगा मैट्रिक डायपोल मोमेंट का। ओके, तो हमारा मैट्रिक डायपोल मोमेंट का मान आ गया, और हमारा रेशियो क्या चाहिए था m बाई एन। यहाँ हमारा m का मान इतना है, और हमको m बाई एन का मान हमेशा पूछता है मैट्रिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम अक्रॉस एनी लूप। ओके, अब देखिए इसका हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का मान कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम का मान कितना होता है एम बी आर, एक होता है आई ओमेगा, दो चीज, एक तो आई ओमेगा होता है, एक होता है एम बी आर होता है, और उससे बात करें एन एच बाई 2 पाई, ये हुआ बोर के अनुसार हुआ, ये हुआ रोटेशन मोशन के अनुसार हुआ, और एम बी आर जो हुआ हमारा ट्रांसलेशन मोशन के अनुसार हुआ। तीनों फॉर्मूला सही है अपनी जगह पे। तो देखिए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके चारों तरफ, तो उसका आई का मान कितना होगा एम आर स्क्वायर। ये क्या है आई, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कोई भी अगर मास जो है दूरी आर पे है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम पुट करेंगे एंगुलर मोमेंटम का मान, इसका मान कितना आएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा के एंगुलर मोमेंटम का मान। उसके बाद देखिए पीछे में हमारा मैट्रिक मोमेंट का मान कितना था हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, एम बाय एन का हमको रेशियो चाहिए। ओके, तो देखिए एम बाई एन, एन का मान हमारा कितना आया था 1/2 ई, 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर।
और एंगुलर मोमेंटम का मान कितना था, एम आर स्क्वायर ओमेगा। ओके, एम आर स्क्वायर ओमेगा था। तो इसे देखिए, ऊपर में एगो आर स्क्वायर का, एगो आर स्क्वायर से एगो आर स्क्वायर हमारा कटेगा, ऊपर में एगो आर स्क्वायर से हमारा एगो आर स्क्वायर कटेगा, एगो ओमेगा से हमारा एगो ओमेगा कटेगा। तो हमारा मान कितना आएगा, E/2 डिवाइड बाई एम। इसी को ना हमारा पीछे फॉर्मूला है Q/2 है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, E/2m पुट करें चाहे Q/2m पुट करें। देखिए ये हम सीख गए। एग्जाम में क्या करेगा, कभी कभी आपको m/n का मान पूछेगा, या फिर कभी कभी आपको l/m का मान पूछेगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब m/n का मान पूछेगा मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछेगा तो आप क्या पुट कीजिएगा, Q/2m। अगर आपसे पूछेगा एंगुलर मोमेंटम बाय मैग्नेटिक मोमेंटम का मान पूछेगा तो आप पुट कीजिएगा 2m/q। ओके, तो आपको दो चीजें हमें याद रखना है। बस आपको कोई भी चीज याद रखिए तो चीज में याद रखिए, आप बस एक चीज याद रखिए और दूसरे को क्या पूछा है उसके अनुसार उसको कन्वर्ट करके बताइएगा। नहीं तो छोटा छोटा मिस्टेक भी ना नीचे में आंसर क्वेश्चन आंसर आता है, बच्चे से पढ़े भी हो लेकिन उसमें क्या करता है, चूज कर देता है। तो इसमें कोई दिक्कत, मैग्नेटिक मोमेंट का मान आ गया हाफ E ओमेगा आर स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम का मान आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, और दोनों का रेशियो आ गया। ओके, अब देखिए ये क्या बोर मैग्नेट्रॉन है, एक फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है। और यह जो आया था इसका मान क्या था, देखिए इसका मान तो हमने नहीं आया था कि दोनों का रेशियो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो Q/2m तो E/2m। और यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, और Q क्या, चार्ज ऑफ द बॉडी है। अब देखिए बोर मैग्नेट्रॉन को कैसे डिफाइन किया गया, बोर मैग्नेट्रॉन कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट। ये क्या, किसी भी चीज का मैग्नेटिक मोमेंट अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका मान कितना होगा। जैसे कि इसका मान कैसे निकालना है, इसका मान कितना था, IA मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, IA होता है करंट इनटू एरिया। अब देखिए MVR इक्वल टू NH/2 हम बोर मैग्नेट्रॉन से पढ़े थे, बोर का नियम से पढ़े थे। और हम आई का मान कितना था हमारा, E/F, और एरिया कितना था हमारा, πr²। ओके, तो देखिए हम ये एस का मान कितना पुट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए अब दोनों में रिश्ता क्या आ सकता है। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो n का मान 1 होगा, n हटा देंगे। ओके, तो अब देखिए अब दोनों में कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा जो है ये हट रहा है, हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह आता है। ओके, तो पिछले बार में मैग्नेटिक मोमेंट में हमारा मान कितना आ गया था, हम जो कैलकुलेट किए थे तो हमारा मान कितना आया था पीछे, देखिए हाफ E ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, हाफ E ओमेगा आर स्क्वायर, देखिए हाफ E ओमेगा
आर स्क्वायर। ओके, अब इस तरह के आर नहीं है, तो ओमेगा का मान क्या, डी का मान क्या होगा, ओमेगा आर ही होगा। हाफ ही ओमेगा आर का, सही है। अब देखिए ये दोनों में कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा मान जो है इस रूप में आ जाए, EH/4πm। तो इसमें क्या हटाइएगा, इसमें क्या EH है, अब 4πm है, तो यहाँ से भी का मान क्या पुट कर सकते हैं, इसको आगे प्रोसीड करिएगा। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा आर होता है, इंटू आर इक्वल टू H/2π। देखिए आपका कितना है, ओमेगा आर स्क्वायर का मान। देखिए यहाँ पे ओमेगा आर स्क्वायर का मान हटा दीजिएगा, और यहाँ पे ये है ओमेगा आर स्क्वायर का मान कितना देगा आपका, यहाँ पे ओमेगा आर स्क्वायर का मान आपका नहीं आ गया, H/2πme, ये आपका आ गया। अब इसका मान यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर यहाँ पे आएगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मान आपका कितना होगा, हाफ ई और ओमेगा जगह पे H/2πme, H/2πme। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, इसका मान इतना आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत, तो यहाँ से हमारा 3 कंक्लूजन आया। यहाँ से पहला कंक्लूजन आया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मान NIA हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में पूछेगा, तब अगर वो बोर के नियम के, बोर का जो होता है इक्वेशन, उसको हमें पूछेगा, उसका मान कितना होगा, हाफ ई H/4πme, वो है ना 1/2 पढ़ने से था, तो हमारा मान कितना था, तो EH/4πme, ये कौन सा मास है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो मास तो लिखा है वो इलेक्ट्रॉन का मास लिखा है। यहाँ से हमारा बोर का सारा नियम खत्म हो गया, यहाँ से हमारा एटॉमिक मैग्नेटिज्म का जो थ्योरी है वो सारा खत्म है। इसमें किसी को दिक्कत बताइए, बोर का जो मैग्नेटिज्म का थ्योरी है इसमें कोई दिक्कत है बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगला मोमेंटम, या फिर उसका जो बोर का जो थ्योरी है, बोर का जो आता है उसके रेशियो, उसका मान H/4πme, या फिर उसमें अगला मोमेंटम में, और दोनों का रेशियो में कोई दिक्कत है बताइए, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ओके, ये हमारा एटॉमिक में है, ये है एटॉमिक मैग्नेटिज्म, ये इस टॉपिक का नाम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है, अभी टाइम है ना, टाइम खत्म हो गया, ओके। ये थोड़ा टॉपिक बंद कर देंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो देखिए अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, ओके, यह कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसको हम क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जिस तरह से जो जिसके संगत में रहेगा वो वैसा हो जाएगा। अगर हमारा कोई मैग्नेटिक में कोई अच्छा बच्चा है जिसको सीखने की इच्छा है और वो एक अच्छी संगत में रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या उसके लिए मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए। अगर वो मैग्नेटिक, उसको मैग्नेटाइजेशन होना है तो वो प्रॉपर्टी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन का होना चाहिए। अगर कोई मेडिकल निकालना चाहता है, चाहे इंजीनियरिंग निकालना चाहता है, उसके अंदर पढ़ने की भी इच्छा होना चाहिए। अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है और उसको तुम रख दोगे पढ़ने के लिए तो वो तो पढ़ेगा नहीं।
चाहे तुम कुछ भी करो। तो ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको रख दिए हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। तो अब ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होना स्टार्ट करेगा। ओके, तब ये मैग्नेटाइज करेगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल किस पे डिपेंड करेगा कि यह मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिए वो कितना है, और इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इसकी परमेबिलिटी कितनी है। ओके, तो ये दो चीज पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल डिपेंड ऑन द मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिपेंड कर रहा है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल intensity of magnetic field, permeability of the medium, और intensity of magnetization of material। ओके, ये तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हम जो बाहर से जो दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो दे रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर कोई अच्छा एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, कहीं पे उसको अच्छा से पढ़ा नहीं रहा है, जब अच्छा से पढ़ाएगा नहीं, जितना से पढ़ाएगा उतना से ना बच्चा पढ़ेगा। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा अच्छा होगा जितना इंटेंसिटी होगा, उसकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी भी उतनी ज़्यादा अच्छा होगी। अच्छा, अब टीचर बहुत अच्छा से पढ़ा रहा है, अब क्या कर रहा है, लेकिन वहाँ इन्वायरमेंट ही नहीं है, मीडियम की परमेबिलिटी नहीं है, मीडियम उस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है, तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो हमारा मीडियम भी अच्छा होना चाहिए। मीडियम जितना अच्छा, जिसकी परमेबिलिटी जितनी अच्छी होगी, वो जो बच्चा उतना ही अच्छा पढ़ेगा। वो जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है वो उतना ही अच्छा होता है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्वायर करेगा। उसी प्रकार से अगर जो अब मीडियम भी अच्छा है, हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा है, लेकिन बच्चा जो है कि पढ़ता ही नहीं है, उसके अंदर सीखने का गुण ही नहीं है, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही नहीं है, उस मटेरियल की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही नहीं है, तो वो जो है अपने आप की मैग्नेटिक फील्ड एक बार कर पाएगा, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जिस तरह किसी बच्चा को ठीक से पढ़ने के लिए, मेडिकल निकालने के लिए, इंजीनियरिंग निकालने के लिए, उसके क्या होना चाहिए, टीचर अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, और उस बच्चे में पढ़ने का गुण भी होना चाहिए। तीन चीज होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसको मैग्नेटाइज होने के तीन तीन प्रॉपर्टी चाहिए। हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अच्छा होना चाहिए, जो हम दे रहे हैं वो अच्छा नहीं होगा तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हम वो मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। जो टीचर पढ़ा रहा वो अच्छा है, लेकिन किन अगर इन्वायरमेंट अच्छा ना हो तो इसका इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, इसकी परमेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, और तीसरा क्या होना चाहिए उसके अंदर, उसके अंदर होना चाहिए कि पढ़ने का गुण होना चाहिए, कि उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए। ओके, तो आप देखिए इतनी चीजें मेरे को दिक्कत है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतनी चीज को दिक्कत, कोई भी फील्ड को, कोई भी मटेरियल को मैग्नेटाइज होने के लिए तीन चीज चाहिए। उसी पर जिस तरह से किसी बच्चा को पढ़ने के लिए तीन चीज चाहिए, गुड टीचर, गुड इन्वायरमेंट, एंड द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू स्टडी। तो अब देखिए, अब इसमें पहला गुण है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मैग्नेटाइज कर रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लोग जो है SIEND, हाँ अच्छा से लिखते हैं। तो हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो किस पे डिपेंड करेगा, उसको कितना से पढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना अच्छा हो
और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जितना अच्छा होगा, टीचर जितना ही अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा। बच्चे बच्चे को उतना कैसे पढ़ा पाएगा? इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा, जितना उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा। और इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो मीडियम की ये क्या मीन और क्या परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। है ना? तो देखिए परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम को किसे समझेंगे कि कोई हमारा सराउंडिंग है तो सारा का सारा ज्ञान वह सर से ऊपर चल जाएगा, तब वह मैग्नेटाइज हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। तो अगर सारा का सारा ज्ञान जो चाहे उसके दिमाग में जाएगा तभी ना बच्चा पढ़ पाएगा। उसी प्रकार से उसकी परमेबिलिटी अगर सब कुछ इन्वायरमेंट में चला गया, जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं तब बच्चा के जगह पे सबका सब किस कहाँ चल जाए, इन्वायरमेंट में चल जाए, सब एकदम करने बढ़ जाए, तो बच्चा तो सीख नहीं पाएगा। तो हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब टीचर कितना से पढ़ा रहा है डिवाइडेड बाई परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, वो मीडियम में कितना जा रहा है। अगर मीडियम में कम जाएगा, मीडियम में वो जगह कम परमेबिलिटी होगी, तो क्या होता है वो जितना भी चीजें वो कितना सब बच्चा के अंदर कंसंट्रेट हो जाएगा। जितना भी ज्ञान बता रहे हैं, जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं, सब बच्चा एब्जॉर्व कर लेगा। अगर बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं इधर, अब बच्चा देख रहा है कोई मूवी, तो अगर वो मूवी देख रहा है तो सारा का सारा चीज कहाँ चल जाएगा? इन्वायरमेंट चल जाएगा। तो हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा वो कम हो जाएगा। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पर डिवाइड बाई परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ओके, ये हमारा आ गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कोई दिक्कत? मैग्नेटिक फील्ड बाई परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब देखिए अब हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको दूसरा नाम है, इट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड का दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी है। मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब हमारा उसका नेक्स्ट क्या, बच्चे की सीखने की गुण क्या है, उसको क्या बोल देते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम टर्म को देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या बोलते? बच्चे की सीखने की क्षमता कितनी है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम एन से डिनोट करते हैं। तो एन का मान क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पॉइंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक, इसका क्या था? एम आई, सॉरी इसको आई से डिनोट करते हैं। अगर इसको एम से करेंगे तो दोनों का मान तो सेम हो जाएगा। इसको आई से डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ लिख लीजिए, एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? आई इंटू ए। वॉल्यूम क्या होता है? ए इंटू एल। वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू नेट। एरिया से एरिया कटेगा तो इसका क्या होगा? एम्पियर पर मीटर। इसका क्या एम्पियर पर मीटर हुआ। और यहाँ क्या था हमारा? मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मान आप क्या पढ़ रहे हैं? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये ना पढ़े हैं। तो यहाँ पे परमिटिव हटा देंगे तो हमारा मान कितना जाएगा? बी बाई म्यू नॉट अगर कर देंगे तो हमारा म्यू नॉट कर जाएगा, हमारा मान कितना जाएगा? आई बाई 4 पाई आर। तो इसका यूनिट भी क्या होगा हमारा? एम्पियर पर मीटर। ओके, तो दोनों का मान कितना आ गया? एम्पियर पर मीटर। तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन चाहे हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी चाहे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन,
दोनों का जो यूनिट आ गया, जो सेम आ गया। अब इसमें आता है चाई, इसको क्या बोलते हैं, चाय पढ़ते हैं। चाय को क्या पढ़ते हैं, चाय, मैटी मटेरियल का चाय, इसको चाय पर चाय चाय। ओके, तो चाय क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हुआ आपका, अब देखिए टीचर बढ़ता है अच्छा से, वो क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी में टीचर, तो टीचर बहुत अच्छा से पढ़ाया, ठीक है। फिर आपका सीखने का क्षमता कितना है, वो कितना आपका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ आपका, आई हुआ, और एस क्या आपका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब दोनों पे डिपेंड करेगा कि बच्चे ने अंतिम में सीखा कितना, वो आपका होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। वो क्या होता है आपका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। तो बच्चे की सीखने की क्षमता, वो क्या है, बच्चे की सीखने की क्षमता डिवाइड बाय टीचर कितना अच्छा से पढ़ाया। बच्चे के सीखने की क्षमता बाय टीचर कितना अच्छा से पढ़ाया। तो बच्चे के सीखने की क्षमता क्या आपका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और टीचर कितना से पढ़ाया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दोनों का रेशियो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वो आपका क्या हुआ, आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब चाय। अब एक आता है आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्या होती है ना। 3 नंबर हो गया। चौथा है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये क्या होता है, देखिए अब बच्चा सीख लिया और टीचर पढ़ाया, अब दोनों का गुण, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी को डिफाइन किया गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये आपका क्या, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। एक आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू बाई म्यू नॉट, म्यू बाय म्यू नॉट। मैग्नेटिक क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या था, इसका था कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन द फ्री मीडियम। तो देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा हमारा, वो कितना आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मान बी नॉट प्लस बी आई, मतलब क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए जब टीचर पढ़ाया, तो टीचर पढ़ाया तो उसी कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो आपका हुआ मैग्नेटिक इंटेंसिटी हुआ। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, बच्चा कितना सीखा। अब जब दोनों सीख लेगा तो दोनों के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो अब टीचर जब पढ़ा रहा है ये, अब तो बच्चा ही पढ़ाना स्टार्ट कर देगा क्योंकि बच्चा सीख लिया। जब दोनों सीखनेगा तो जब ज्ञान दोनों बांटेगा, जब दोनों सीखनेगा तो ज्ञान दोनों बांटेगा। तो दोनों बांटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा हुआ इसमें दोनों के कारण हुआ। तो देखिए तो बी नॉट का मान कितना पुट करें हम, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आ गया, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। अब यहाँ के लिए म्यू नॉट एच को आप कॉमन कर लीजिए।
म्यू नॉट एच को जब आप कॉमन कर लीजिएगा तो आपका मान कितना आएगा 1 प्लस आई बाई एच। देखिए जरा आपको समझ नहीं आएगा। देखिए हम यहाँ से क्या किए म्यू नॉट को कॉमन किए, तो म्यू नॉट को कॉमन कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया एच प्लस आई आ गया। अब इसे एच कॉमन करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा म्यू नॉट एच, और यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ से भागा करेंगे कितना आएगा 1 प्लस आई बाई एच। देखिए यहाँ से कॉमन एच करेंगे तो यहाँ पर आई बाई एच, अब एच को गुना करिएगा तो आपका मान गया एच प्लस आई। तो हमारा जब एच कॉमन करेंगे तो बी एम का मान कितना आ गया था म्यू नॉट एच 1 प्लस एच, उसको सॉरी आई प्लस एच। तो हमारा बी एम का मान कितना आ गया म्यू नॉट एच डिवाइड इंटू 1 प्लस आई प्लस आई बाई एच। आई क्या था हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये क्या है मैटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैटिक इंटेंसिटी क्या होता है हमारा मैट्रिक्स ससेप्टिबिलिटी होता है, और हमारा बी एम हो गया, और ये क्या हो गया हमारा बी नॉट। अब बी नॉट क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है। तो हमारा क्या होगा बी एम। ओके क्योंकि हमारा सॉरी ये हमारा म्यू नॉट एच हो गया। अब देखें बी एम का मान हमारा कितना था, एच का मान हमारा कितना था, हाँ हमारा एच का मान कितना था मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट। मैग्नेटिक फील्ड कितना जा रहा है बी नॉट बाय म्यू नॉट, ये ना हमारा एच का मान हमारा कितना था ना बी नॉट बाय म्यू नॉट, और यहाँ से हमारा बी नॉट का मान कितना गया था म्यू नॉट एच। ओके हमारा कितनी बी नॉट का मान आ गया था हमारा म्यू नॉट एच, यहाँ से हमारा कितना आएगा बी एम बाई एच। बी एम बाई एच कितना आएगा म्यू नॉट 1 प्लस आई। अब बी एम बाई एच क्या था मैग्नेटिक परमेबिलिटी। देखिए पीछे हम पढ़े हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या था बी एम बाई एच, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो हमारा इसका मान आगे म्यू आ गया। ओके इसका मान हमारा म्यू आ गया इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई। और हम क्या पढ़े रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है म्यू बाई म्यू नॉट होता है, ये हम जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस आई। ये आपको हमें याद रखना है म्यू इक्वल टू 1 प्लस आई। अब कल पढ़ेंगे पैरामेट्रिक डायमेट्रिक और फेरोमेट्रिक, दोनों में चाई का मान कितना होता है म्यू आर का मान कितना म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस आई। ये इस टॉपिक किसी को दिक्कत, इस टॉपिक किसी को दिक्कत है नो, क्योंकि ये बहुत अच्छा से समझाया है और ये मेरे समय में हमको